चैप्टर 441। तुम होते कौन हो पूछने वाले। गुरु निशिकांत जी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं बोले। उनके हिसाब से निया की बात बिल्कुल सही लग रही थी। वो खुद भी सोच रहे थे कि आखिर ये मृत जीव किशोरों का झुंड एक इंसान को कैसे ढूंढ सकता है। आखिर ये तो सबको पता था कि देव और दानवों के युद्ध के बाद से मृत लोक पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुका था। यहाँ सिर्फ मृत जीव और उनके जैसे प्राणी ही रहते थे। यहाँ तक कि समुद्री जीव भी इस जगह से दूर ही रहते थे, क्योंकि मृत लोक के पास का समुद्र मृत ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे वो रहने लायक ही नहीं बचा था। तो फिर एक इंसानी बच्चा अचानक से मृत लोक में कैसे आ सकता था। उस बच्चे की उम्र देखकर लग रहा था कि वो बस 5-6 साल का है। उसके लिए मंथन ग्रह से अकेले यहाँ तक आना नामुमकिन था। उसका यहाँ होना खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य था। निया ने देखा कि गुरु निशिकांत जी अब उसकी बातों में पूरी तरह फंस चुके हैं, तो अंदर ही अंदर वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर उसने पूरी गंभीरता बनाए रखी। उसने शांत और ईमानदार आवाज में कहा, असल में ये बच्चा गुरु कालिक जी को मिला था। इस बार मेरे स्टूडेंट्स को मृत ज्वाला अकेडमी की तरफ से चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है, इसलिए मैं इन्हें ट्रेनिंग के लिए यहाँ लाई हूँ। ये बच्चा भी गुरु कालिक जी ने मुझे जाने से पहले सौंपा था, ताकि स्टूडेंट्स इसे ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकें। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं इसे वापस अकेडमी ले जाकर गुरु कालिक जी को सौंप दूंगी, ताकि वो इसे खुद खत्म कर सकें। निया ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि गुरु निशिकांत जी का दिमाग ही घूम गया। उनके दिल में अब ये बात पूरी तरह बैठ चुकी थी। आखिर गुरु कालिक जी कोई साधारण मृत जीव नहीं थे। उनका दर्जा और ताकत अलग ही स्तर की थी। उनके लिए इंसानों को ढूंढना नामुमकिन नहीं था। मृत लोक के सेनापति होने के नाते यहाँ की हर चीज पर उनका नियंत्रण था। अगर तट के पास कोई इंसानी जहाज दिखे तो उसमें से किसी इंसान को पकड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये बच्चा भी शायद उन्हीं इंसानों में से एक था, जिसे गुरु कालिक जी ने ढूंढना होगा। गुरु निशिकांत जी ने थोड़ा आगे झुककर पूछा, इस बच्चे के अलावा क्या गुरु कालिक जी के पास और भी इंसान हैं? अब तो वो निया की हर बात पर पूरा भरोसा कर चुके थे। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि निया और ये स्टूडेंट्स खुद इंसान ढूंढ सकते हैं। निया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, उस बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। गुरु कालिक जी इस मामले में बहुत सावधान रहते हैं, और वैसे भी मुझे इतना पूछने का अधिकार नहीं है। गुरु निशिकांत जी ने सिर हिलाया। उन्हें ये बात भी सही लगी। लेकिन तभी लुकराल, टीचर लुकराल, ये सब चुपचाप होते हुए कैसे देख सकता था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो एकदम आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, निजा, यहाँ बकवास मत करो। मुझे मृत ज्वाला अकेडमी छोड़े ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैंने कभी नहीं सुना कि गुरु कालिक जी के पास इंसान है। हमसे झूठ मत बोलो। निया ने गहरी सांस ली और उसे एक दुख भरी नजर से देखा, जैसे उसे उस पर तरस आ रहा हो। फिर उसने धीमे लेकिन चुभते हुए शब्दों में कहा, टीचर लुकराल जी, आपका गुरु कालिक जी से क्या रिश्ता है? क्या उन्हें हर बात आपको बतानी चाहिए? उसने हल्का सा ठहरकर आगे कहा, आपको ये तो पता ही है कि मैं मृत ज्वाला अकेडमी में गुरु कालिक जी की सिफारिश पर आई हूँ। सोचिए, उन्हें मेरी ताकत के बारे में सब पता है, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी ताकत छुपाने और अकेडमी में रहने दिया। ये साफ दिखाता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप पूछ भी नहीं सकते। निया के चेहरे पर साफ लिखा था, तुम होते कौन हो पूछने वाले। उसका वो अंदाज देखकर लुकराल का खून खौल उठा, जैसे वो वहीं फट पड़ेगा। गुरु निशिकांत जी ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, लुकराल, क्या ये सच है? लुकराल ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो झूठ बोलना चाहता था, बहुत चाहता था कि निया की पोल खोल दे, लेकिन वो जानता था कि ये बात पूरी अकेडमी में फैली हुई है कि गुरु कालिक जी ने ही निया को अंदर लाया था। अगर गुरु निशिकांत जी थोड़ा भी जांच करते तो सच्चाई तुरंत सामने आ जाती, और वो इतना भी हिम्मत वाला नहीं था कि उनके सामने झूठ बोल सके। आखिरकार उसने दांत भींचते हुए कहा, जो उसने कहा वो सच है। उसके शब्द जैसे जबरदस्ती उसके मुंह से निकले थे। गुरु निशिकांत जी अब सब समझ चुके थे। भले ही गुरु कालिक जी एक टीचर थे, लेकिन उनकी असली पहचान बिल्कुल उनकी ही तरह अलग और खास थी। और अब सच और झूठ के इस खेल में निया ने ऐसी चाल चल दी थी, जिससे सामने वाला खुद अपने जाल में फंस चुका था।
लेकिन क्या ये चाल आखिर तक टिक पाएगी, या अगली ही पल सब कुछ पलटने वाला है। चैप्टर 442। गुरु कालिक को हटाने की शुरुआत यहीं से होगी। गुरु निशिकांत जी शाही टीचर थे और गुरु कालिक मृत लोक की सेना के सर्वोच्च प्रमुख। ऊपर से दोनों भले ही सम्मानित टीचर के रूप में दिखते थे, लेकिन असल में उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थी। और ये बात गुरु निशिकांत जी बहुत अच्छे से जानते थे। मृत ज्वाला अकेडमी में टीचर लुकराल का स्टेटस भले ही ऊंचा था, लेकिन फिर भी वो गुरु कालिक के मामलों में दखल देने के लायक नहीं था। लेकिन ये निजा, ये मृत जीव लड़की, इसकी असलियत जरूर कुछ अलग ही थी। गुरु कालिक खुद किसी को रिकमेंड करें, उसे अकेडमी में एंट्री दिलवाएं, ऊपर से सिलेक्शन प्रतियोगिता में भी जगह दिला दें। इसका मतलब साफ था, निजा और गुरु कालिक के बीच रिश्ता बिल्कुल साधारण नहीं था। गुरु निशिकांत जी ने ध्यान से निया को देखा। चेहरे से तो वो एक आम शुद्ध मृत जीव जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसकी खड़े होने की मुद्रा, उसके शरीर का संतुलन, वो बिल्कुल मृत लोक की सेना के सैनिकों जैसा था। हालांकि निया ने खुद को दबा रखा था, अपनी असली चाल ढाल छुपा ली थी, लेकिन फिर भी गुरु निशिकांत जी की तेज नजरों से वो छोटी छोटी बातें छुप नहीं पाईं। उनके मन में तुरंत कई ख्याल घूमने लगे। क्या ये गुरु कालिक की कोई खास अधीनस्थ है, या फिर सेना द्वारा गुप्त रूप से ट्रेन की गई सैनिक? धीरे धीरे उन्होंने अपने दिमाग में निया को गुरु कालिक की टीम का हिस्सा मान लिया। और बस अब निया की हर बात उन्हें सच लगने लगी। लेकिन असलियत तो बिल्कुल उल्टी थी। गुरु कालिक का निया से कोई खास लेना देना नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो उसे एक टैलेंट के तौर पर पहचानते थे, बस। जहां तक सैनिकों जैसी मुद्रा की बात थी, निया ने बस ड्रैगन महाद्वीप पर जनरल सालार के सैनिकों को देखा था, और वही थोड़ा बहुत देखकर उसने इतनी बारीकी से कॉपी कर लिया कि गुरु निशिकांत जी पूरी तरह गुमराह हो गए। सच में ये चाल सीधा उन्हें वापसी के बिना वाले रास्ते पर ले गई थी। टीचर लुकराल कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन गुरु निशिकांत जी ने अब उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया और ठंडे स्वर में बोले, छोड़ो, अगर ये गुरु कालिक की इच्छा है तो मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। मुझे उनकी काबिलियत पर भरोसा है। उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, और साथ ही एक दूरी भी। आखिर दोनों अलग अलग सिस्टम से थे, एक दूसरे के काम में दखल देना उनकी आदत नहीं थी। गुरु निशिकांत जी बस उस इंसानी बच्चे को मरते देखना चाहते थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कौन मारेगा। उनके हिसाब से गुरु कालिक भी वही फैसला लेते। शायद उस बच्चे को अब तक जिंदा रखने के पीछे भी गुरु कालिक की कोई योजना थी। और इसी सोच के साथ गुरु निशिकांत जी ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। टीचर लुकराल का चेहरा एकदम उतर गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उधर निया हल्की मुस्कान के साथ बोली, समझने के लिए धन्यवाद गुरु निशिकांत जी। गुरु निशिकांत जी ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, तुम लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। अगर ये टीम गुरु कालिक ने चुनी है तो बेकार नहीं होगी। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का, जब तुम्हारी टीम और शाही अकादमी की टीम सिलेक्शन प्रतियोगिता में आमने सामने होंगी। इतना कहकर वो मुड़े और बिना पीछे देखे चले गए। टीचर लुकराल को मजबूरी में उनके पीछे जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने निया की तरफ एक जलती हुई नजर डाली, जैसे उसे वहीं खत्म कर देना चाहता हो। फरजंद और बाकी शाही अकादमी के स्टूडेंट्स भी जाते जाते झांकीर और बाकी साथियों को घूरते रहे। उनकी आंखों में साफ चुनौती थी। जैसे ही वो लोग माइटी स्क्वाड के कैंप से दूर हुए, गुरु निशिकांत जी के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। लुकराल जी, तुम उस निजा से बहुत नफरत करते हो, है ना? हाँ, लुकराल ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। गुरु निशिकांत जी की आंखों में हल्की चमक आई। चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, बस अभी सही समय नहीं आया है। गुरु निशिकांत जी, लुकराल का दिल जोर से धड़क उठा। गुरु निशिकांत जी ने धीरे से कहा, जनरल सालार वापस आ चुका है, और मृत लोक की सेना में सिर्फ एक ही प्रमुख हो सकता है, गुरु कालिक। अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जगह छोड़ दें। उनकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं, चेहरे पर खतरनाक शांति थी।
गुरु कालिक के लोग, है ना? ठीक है। सिलेक्शन प्रतियोगिता में मैं इस निजा को ही पहला कदम बनाऊंगा। गुरु कालिक को हटाने की शुरुआत यहीं से होगी। लुकराल की आंखें चमक उठीं। जनरल सालार मृत लोक का सबसे ताकतवर सैनिक है। उसे अचानक सब याद आ गया। जनरल सालार और गुरु कालिक दोनों कट्टर दुश्मन थे और जनरल सालार के पीछे खड़े थे खुद गुरु निशिकांत जी। अब खेल बदलने वाला था। लेकिन क्या निया को अंदाजा भी है कि वो अनजाने में कितनी बड़ी साजिश के बीच खड़ी है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। चैप्टर 443 मेंटोर निजा। क्या उसे सच में मरना पड़ेगा? कैंप के अंदर माइटी स्क्वाड के सभी स्टूडेंट्स निया को अजीब सी उलझी हुई नजरों से देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे, जैसे दिमाग में 100 गांठें एक साथ पड़ गई हों। झांकीर ने हिचकिचाते हुए पूछा, उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। मेंटोर निजा, क्या गुरु कालिक जी ने ही आपको इस छोटे से बच्चे को यहां लाने के लिए कहा था? उसका चेहरा इतना उलझा हुआ था जैसे कोई धागों का गुच्छा हो। अभी अभी निया ने जो कहा था उसने सबको अंदर तक हिला दिया था। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि अघोरा को निया यहां लेकर आई थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सोचा तो उन्हें एहसास हुआ, मृत लोक के अंधकार वन में अचानक एक इंसानी बच्चा मिल जाना, ये खुद ही सबसे अजीब बात थी। इसलिए निया की बात ही सबसे सही लग रही थी। सिर्फ झांकीर ही नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी यही सोच रहे थे। निया ने एक नजर झांकीर पर डाली, फिर बाकी बेचैन चेहरों को देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो? झांकीर ने मुंह खोला, फिर नजर घुमाकर अघोरा की तरफ देखा। उसका चेहरा और भी ज्यादा उलझ गया। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मेंटोर निजा, क्या उसे सच में मरना पड़ेगा? उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों में हल्की नमी आ गई थी। वो सच में ये नहीं चाहता था। निया ने आंखें घुमाई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जो झूठ उसने गुरु निशिकांत जी को बेवकूफ बनाने के लिए बोला था, उसी पर अब ये बच्चे भी यकीन कर बैठे थे। तुम लोग नहीं चाहते कि वो मरे? निया ने सीधे पूछा। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। किसी को भी अघोरा की मौत मंजूर नहीं थी, भले ही बाद में उसे मृत जीव बनाकर वापस जिंदा किया जा सकता था। लेकिन उनके दिल ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतनी मासूम, गर्मजोशी से भरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने खत्म हो जाए। और ये सोचकर ही उनका दिल भारी हो गया कि एक दिन यही नरम, गर्म शरीर ठंडा और सख्त मृत शरीर बन जाएगा, जिसमें ना कोई गर्मी होगी, ना कोई बढ़ने की क्षमता, बस एक बेजान, ठंडी मौजूदगी, जिसका जिंदगी शब्द से कोई रिश्ता नहीं। मृत जीवों को खाने पीने से कोई खास मतलब नहीं होता। उनके लिए खाना सिर्फ एक नया स्वाद चखने जैसा होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अघोरा को लगातार खाते हुए देख रहे थे। उसका खुश, मासूम चेहरा उन्हें अजीब सी संतुष्टि देता था। अगर वो सब खत्म हो गया तो ये याद ही उन्हें अंदर से तोड़ देगी। पूरे कैंप में एक भारी, उदास माहौल छा गया। हर कोई चुप था। हर कोई अघोरा के भविष्य को लेकर दुखी था। तभी निया हल्के से हंसी और उसने हाथ हिलाकर अघोरा को अपने पास बुलाया। शिलेर, जो उसे पकड़े हुए था, एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से उसे नीचे छोड़ दिया। अघोरा बिना एक सेकंड गवाए दौड़ता हुआ निया के पास गया और बच्चे की तरह उसकी पतली कमर से लिपट गया, जैसे वो उसी का हो। शिलेर की आंखें भर आईं। ये छोटा सा बच्चा मेंटोर से इतना जुड़ गया, और फिर भी इसे मरना पड़ेगा। उसका गला भर गया। निया ने अघोरा के गाल को हल्के से दबाया, फिर ऊपर देखकर सबकी तरफ देखा। गुरु कालिक जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता,
इसे तुम लोगों ने ही खोजा है। ये जिएगा या मरेगा, ये तुम लोगों पर निर्भर करता है। उसने मन ही मन सोचा। बहुत ज्यादा अच्छा झूठ बोलना भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है। देखो तो, ये सब रोने की हालत में पहुंच गए थे। निया की बात सुनते ही सबकी आंखें एकदम फैल गईं, जैसे किसी ने अचानक उनकी दुनिया उलट दी हो। जहांगीर तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। मेंटोर निजा, आ आप मतलब ये? घबराहट में उसकी जुबान लड़खड़ा गई। निया ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतने घबरा क्यों रहे हो? अगर मैं वो सब नहीं कहती तो क्या तुम्हें लगता है कि गुरु निशिकांत जी इस छोटे को वहीं नहीं मार देते? उसने भौं उठाई। लेकिन तुम लोग भी कमाल हो, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। सच में बेवकूफ हो। माइटी स्क्वाड के सारे स्टूडेंट्स एकदम मासूम चेहरों के साथ खड़े थे। ये उनकी गलती नहीं थी। असल में मेंटोर निजा का झूठ इतना असली लगा कि कोई भी उस पर शक ही नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, क्या ये बच्चे अघोरा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे, या फिर आने वाली साजिशें उन्हें उससे भी बड़ी मुसीबत में धकेल देंगी? चैप्टर 444। मेंटोर निजा, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। निया ने तो हद ही कर दी थी। उसने गुरु कालिक का नाम ऐसे लिया, इतनी मजबूती से बात घुमा दी कि किसी को उसके शब्दों पर शक करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन सच क्या था? ये पूरी की पूरी कहानी उसने वहीं खड़े खड़े बना दी थी। निया जब अपनी चालाकी पर उतर आती थी तो वो देवों को भी बेवकूफ बना सकती थी। फिर ये मासूम और अनुभवहीन स्टूडेंट्स क्या चीज थे? माइटी स्क्वाड के वो 100 मृत जीव किशोर पूरी तरह सन्न रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी सीधी सादी, ईमानदार दिखने वाली टीचर के अंदर इतना चालाक, शातिर और बेशर्म रूप भी छिपा हुआ है। वो सच में गुरु निशिकांत जी जैसे शाही गुरु को भी बेवकूफ बना आई थी। पूरे मृतलोक में शायद निया ही अकेली थी जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो गुरु निशिकांत जी से झूठ बोल सके। जहांगीर ने घबराकर पूछा, मेंटोर निजा, आपको डर नहीं लगता कि गुरु निशिकांत जी जाकर गुरु कालिक जी से पूछ लेंगे? अब उसे अघोरा की चिंता कम और निया की जान की ज्यादा चिंता हो रही थी। आखिर शाही गुरु को धोखा देना सीधा मौत की सजा वाला अपराध था। निया हल्के से मुस्कुराई, जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही ना हो। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये निशिकांत कौन है, और अगर वो गुरु कालिक जी से पूछ भी ले तो क्या? वो थोड़ा आगे झुकी, आंखों में चमक के साथ बोली, अगर आसमान भी गिरा तो मैं तुम सबके लिए उसे थाम लूंगी। तुम लोग नहीं चाहते ना कि इस इंसान बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे? उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि सबके दिल हिल गए। असल में निया के दिमाग में साफ प्लान था। अगर बात बिगड़ी तो वो सीधा निकल जाएगी, अघोरा को अपने अंदर बुला लेगी। फिर चाहे पूरा मृत जीव सेना जमीन खोद डाले, उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो खुद मृत जीव थी ही नहीं। और अगर उसकी सील पूरी तरह खुल गई तो वो ड्रैगन बनकर सीधे मृतलोक से उड़ जाएगी। निया हमेशा से ऐसी ही थी, निडर, बेखौफ और पूरी तरह आजाद। जब वो इंसान थी तब उसने चारों देशों के शासकों तक को लूट लिया था। जब वो लुवाश बनी तब उसने पौराणिक बिस्ट अघोरा को भी उठा लिया था। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं था जिसे करने की हिम्मत उसमें ना हो। निया की ये बेखौफी माइटी स्क्वाड के दिलों में उतर गई। जहांगीर और बाकी सबकी आंखों में आंसू आ गए, सिर्फ इसलिए कि वो अघोरा को बचाना चाहते थे। उनकी मेंटर ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जहांगीर ने आंसू पोंछते हुए कसम खाई, मेंटोर निजा, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हम ये सिलेक्शन प्रतियोगिता जरूर जीतेंगे। उसकी मुट्ठी कस गई। जैसे ही हम जीतेंगे, हम मृत जीव प्रभु के निजी रक्षक बन जाएंगे। फिर हमारा दर्जा इतना ऊंचा होगा कि हम खुद इस बच्चे को बचा सकेंगे।
उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि आग थी। तब आपको हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निया की छवि उनके दिलों में एक आदर्श, एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर एक किशोर ने मन ही मन कसम खाई, वो खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि निया को कभी किसी के सामने जवाब ना देना पड़े। निया ने हल्के से पलक झपकाई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, ये सब इतना बड़ा कैसे हो गया। माइटी स्क्वाड के ये लड़के लड़कियां अब ऐसे जोश में थे जैसे उनमें खून नहीं, आग दौड़ रही हो। और ये सब हुआ क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पवित्र बिस्ट को छुपाने के लिए एक झूठ बोला था। कमाल है। निया ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ी। उसका ब्रेन वॉश प्लान अब पागलपन की हद तक सफल हो रहा था। अब ये किशोर इंसानों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उनकी रक्षा करना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, उनकी निया के लिए वफादारी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। निया ने हल्की सी सांस ली और होठों पर मुस्कान आ गई। लगता है इन शरारती बच्चों पर मैंने जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा झूठ आगे चलकर पूरे मृतलोक की सत्ता को हिला देगा। चैप्टर 445। हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता, हर किसी को जीने का हक है। सिलेक्शन प्रतियोगिता जीतना तुम्हारे अपने भले के लिए है, इसलिए जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। निया ने हल्की सी सांस भरते हुए कहा। उसकी आवाज में संतोष भी था और इन शरारती लड़कों के लिए एक नरम कोना भी। हम पूरी मेहनत करेंगे। माइटी स्क्वाड के अंदर ट्रेनिंग का जोश अब सच में आग की तरह भड़क चुका था। हर किसी की आंखों में एक अजीब सा जुनून जल रहा था। लेकिन झांकीर अभी भी निया को लेकर परेशान था। टीचर निजा, आपने कहा कि आप गुरु निशिकांत जी को नहीं जानती। उसने अचानक जैसे कोई बहुत जरूरी बात पकड़ ली हो, ऐसे कहा। हाँ, निया ने बिल्कुल शांत होकर सिर हिलाया। झांकीर एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो गया। उधर शिलेर ने तुरंत बात संभाली और जल्दी जल्दी गुरु निशिकांत का पूरा बैकग्राउंड निया को समझाने लगा। निया बस चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, जैसे ये सब उससे जुड़ा ही नहीं हो। झांकीर और बाकी सब फिर से निया की इस ठंडी शांति के आगे अंदर ही अंदर घुटनों पर आ गए। असल में अगर उन्हें निया की असली पहचान पता होती तो वो कभी ऐसा महसूस ही नहीं करते। निया की नजर में एक राजगुरु तो कचरे के बराबर भी नहीं था। वो तो चारों देशों के शासकों को भी अपनी उंगलियों पर नचा चुकी थी। फिर एक राजगुरु की क्या औकात। मंथन ग्रह पर उसकी किसी भी पहचान को अगर वो यूं ही सामने रख दे तो हजारों मील दूर बैठे गुरु निशिकांत का खेल खत्म हो जाए। और निया इतनी शांत क्यों थी? क्योंकि मृत लोक का राजकुमार मरकाल तक उसके हाथों में ऐसे घूमा था जैसे कोई स्प्रिंग रोल। गुलाम बनाना, घुमाना, सब कर चुकी थी वो। तो एक राजगुरु क्या चीज है? अगर गुरु निशिकांत की जगह खुद मृत लोक का स्वामी होता तो शायद निया के दिल में हल्की सी लहर उठती। वरना राजगुरु जाकर किसी कोने में बैठकर मशरूम उगाए। माइटी स्क्वाड के इन लड़कों को क्या पता था, उनकी ये प्यारी टीचर ही वो सबसे खतरनाक और ताकतवर हस्ती है। पूरे मानव जगत की प्रतिनिधि, युद्ध देव की मंगेतर और दानवों की अधिपति। उसकी हैसियत मृत लोक के स्वामी से भी ऊपर थी। ऐसे में अगर गुरु निशिकांत उसके सामने अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करे तो वो बस मजाक बनकर रह जाता। पूरी दुनिया में सिर्फ बड़ी बड़ी जातियों के शासक ही उसके बराबर खड़े हो सकते थे। गुरु निशिकांत, उसे तो निया से औपचारिक बात करने का हक भी नहीं था। निया के अधीन कोई भी ऊंचे स्तर का दानव उसे चाबुक की तरह घुमा सकता था। वैसे तुम लोग इस इंसानी बच्चे को लेकर इतने सुरक्षात्मक क्यों हो? निया ने आखिरकार असली मुद्दे पर सवाल किया। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा चमक रही थी। माइटी स्क्वाड के लड़के थोड़े शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। उन्हें खुद भी अजीब लग रहा था कि वो मृत जीव होकर एक इंसान के लिए इतना सोच रहे हैं। टीचर निजा, हमें पता है कि हमारा ये व्यवहार अजीब लग सकता है, झांकीर ने उलझन भरी आवाज में कहा। लेकिन हमें सच में इस छोटे खाने वाले में कुछ भी गलत नहीं लगता। वो बहुत शांत है, कभी हम पर हमला भी नहीं किया।
उसने गहरी सांस ली। क्या सिर्फ इसलिए कि वो अलग जाति का है, हमें उसे मार देना चाहिए? निया के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। तुम लोगों का ये व्यवहार अजीब नहीं है, बल्कि शायद सही है। उसकी आवाज अब थोड़ी गहरी हो गई थी, जैसे वो कोई सच्चाई बता रही हो। किसी ने ये नियम नहीं बनाया कि मृत जीव और बाकी जातियां हमेशा दुश्मन ही रहें। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध जरूर हुआ था, लेकिन वो बीते समय की बात है। युद्ध के बाहर भी बहुत सी जातियां हैं जो शांति चाहती है। हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता, हर किसी को जीने का हक है। निया के शब्द धीरे धीरे सबके दिल में उतरते चले गए, जैसे कोई आग नहीं, बल्कि एक नई सोच जल रही हो। माइटी स्क्वाड के लड़कों की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, ना सिर्फ ताकत की, बल्कि समझ की भी। लेकिन निया के इस सही रास्ते का असली अंजाम क्या होगा? क्या सच में ये शांति उन्हें बचाएगी, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? चैप्टर 446। इसीलिए बाकी जातियां हमसे नफरत करती हैं। शुरुआत में मृत जीव जाति भी परम देव द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन किसी वजह से देव जाति ने उन्हें छोड़ दिया। यही वजह थी कि मृत जीव पूरी तरह निराश हो गए और दानव जाति के साथ खड़े हो गए। मजबूरी में उन्हें बाकी जातियों के खिलाफ विरोधी पक्ष में खड़ा होना पड़ा। लेकिन माइटी स्क्वाड को देखकर निया को महसूस हुआ कि ये मृत जीव शांति चाहते हैं। शायद इस बार उन्हें फिर से दुश्मनों की तरह आमने सामने खड़ा नहीं होना पड़े। निया ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। हम बाकी जातियों के दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि वो हमें स्वीकार नहीं करते, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी शुद्ध मृत जीवों की वो ताकत, मरे हुए लोगों को जिंदा करना। वो थोड़ा रुकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मौत एक बहुत बड़ी घटना होती है। किसी की जिंदगी खत्म होना मतलब उसके अस्तित्व की पूरी कहानी का अंत। लेकिन यही वजह है कि हर दिन की जिंदगी हमारे लिए कीमती होती है। बाकी जातियों के लिए तो सिर्फ एक ही जीवन होता है, इसलिए वो जीवन की महानता का सम्मान करते हैं। उसने हल्का सा सिर झुकाया। आवाज और भी भारी हो गई। लेकिन जब हम मरे हुए को उनकी इजाजत के बिना जिंदा करते हैं और उनकी जाति तक बदल देते हैं, तो वो उनके लिए पाप जैसा है। माइटी स्क्वाड के सारे स्टूडेंट्स चुप हो गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। निया ने उनकी तरफ देखा और समझाते हुए आगे बोली, जब हम किसी को जबरदस्ती मृत जीव बनाते हैं, तो सिर्फ उसका शरीर नहीं बदलता, उसकी सोच भी पूरी तरह बदल जाती है। असल में वो वही इंसान नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में कोई नई आत्मा डाल दी गई हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। ये मेरे पुनर्जन्म जैसा नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जिंदा हूँ, किसी के नियंत्रण में नहीं। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन जो मृत जीव बनाए जाते हैं, वो आते ही गुलाम बन जाते हैं, शुद्ध मृत जीवों के। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। निया ने गहरी आवाज में कहा, सोचो, अगर किसी का अपना परिवार मर जाए और फिर वही इंसान एक चलती फिरती लाश बनकर वापस आए और तुम्हारे दुश्मनों के आदेश माने, तो क्या महसूस होगा? जहांगीर की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखें लाल हो गई। निया की आवाज और भी भारी हो गई। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने अपने ही पिता, माँ या भाई बहन के खिलाफ तलवार उठाई हो और सामने वाला उन्हें पहचान भी ना पाए। उसने आंखें बंद कर ली। वो दर्द शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। पूरा माहौल भारी हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। इसीलिए बाकी जातियां हमसे नफरत करती हैं, क्योंकि कोई भी अपने मरे हुए लोगों की बेइज्जती और उनकी आत्मा के साथ ऐसा खेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो थोड़ा रुकी, फिर धीरे से बोली, सिवाय दानवों के। माइटी स्क्वाड के सभी स्टूडेंट्स गहरे सोच में डूब गए। अगर वो खुद ऐसी स्थिति में होते, तो शायद वो भी सामने वाले से नफरत करते। कुछ देर बाद जहांगीर ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मेंटोर निजा, हम ऐसा नहीं करना चाहते। बाकी सबके दिल भी भारी हो गए। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो सरल थे और वो जिंदगी की खूबसूरती चाहते थे, ऐसी क्रूर चीजें नहीं। निया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। अभी भी सब बदल सकता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथ में है। उसकी ये बात सुनते ही सबके दिल में जैसे एक नई उम्मीद जग गई। निया मन ही मन मुस्कुराई। उसका प्लान सफल हो चुका था। हो सकता है भविष्य में मृत जीव फिर युद्ध में जाएं,
इंसानों के खिलाफ खड़े हों। लेकिन निया को पूरा भरोसा था, माइटी स्क्वाड के ये बच्चे कभी उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके लिए इतना ही काफी था। अगर तुम कुछ बदल सकते हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। निया को खुद भी एहसास नहीं था कि आज उसकी ये छोटी सी कोशिश धीरे धीरे पूरी मृत जीव जाति का भविष्य बदलने वाली थी। लेकिन क्या सच में ये बदलाव इतना आसान रहेगा, या आने वाला तूफान इन सबको फिर से अंधेरे में धकेल देगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 447 चलने का समय। मामला अब यहां तक पहुंच चुका था कि माइटी स्क्वाड के मेंबर्स को अब इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रही कि छोटा खाने वाला लड़का अगोरा कहीं निया के सामने पकड़ में आ जाएगा। अब तो हर दिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनका एक नया काम तय हो गया था। ए ये फल यहां रखो। तुम लोग उधर जाकर आसपास देखो। हम लोग पूरब की तरफ जा रहे हैं। अभी मत खिलाना उसे, पहले हम वापस आ जाएं। पूरा ग्रुप बड़े ही जोश के साथ अघोरा के खाने का इंतजाम करने में लगा रहता। अघोरा ने भी अपना असली रूप छुपाया नहीं था। उसकी भूख तो जैसे बेकाबू थी। जैसे ही उसका पेट भरता, उसकी ताकत भी आसमान छूने लगती। अब हर दिन ट्रेनिंग के बाद सबसे पहला काम होता मृत लोक में इधर उधर घूमकर खाना ढूंढना। इन दिनों निया ने भी आसपास की निगरानी थोड़ी ढीली कर दी थी, जिसकी वजह से झांकीर और बाकी लोग कई तरह के मृत जीवों से भिड़ चुके थे। लो लेवल से लेकर मिड लेवल तक उनकी तरक्की साफ दिख रही थी। यहां तक कि वो उन मृत जीवों के शरीर उठा उठा कर लाते और उन्हें अघोरा के लिए खाने का स्टॉक बना देते। दूसरी तरफ मृत ज्वाला एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स भी इसी जंगल में थे। लेकिन दोनों पक्षों में एक अनकहा समझौता था। कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आता। समय धीरे धीरे बीतता गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें इस जंगल को छोड़ना था। आखिरी दिन। माइटी स्क्वाड के सभी लोग पूरी तरह तैयार थे, पर एक ही समस्या थी। अघोरा। मृत ज्वाला एकेडमी कोई जंगल नहीं था जहां हर तरफ मृत जीव घूमते हों। वहां इतने सारे स्टूडेंट्स और टीचर जी, कोई भी एक जिंदा इंसान को कैसे स्वीकार करेगा? जितने भी तरीके उन्होंने सोचे, हर एक का अंत बुरा ही था। लेकिन अगर अघोरा को यहीं छोड़ देते, तो क्या वो किसी मृत जीव के हाथों मारा नहीं जाएगा? आखिरकार मजबूर होकर झांकीर और बाकी लोग फिर से निया के पास पहुंचे। निया ने बस 4 शब्द कहे, सीधे साथ ले जाओ। और फिर वो अघोरा को अपने टेंट में ले गई। कुछ देर बाद जब निया बाहर निकली, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गोरा चिट्टा मासूम सा अघोरा अब पूरी तरह से धूसर रंग का हो चुका था, बिल्कुल एक असली मृत जीव जैसा। टीचर निजा, आपने उसे मार दिया क्या? किसी ने कांपती आवाज में कहा। निया ने उनकी हालत देखी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने बस उसका भेस बदला है। सब एक पल के लिए चुप, फिर धीरे धीरे चैन की सांस ली। निया अंदर ही अंदर हंस रही थी। भेस बदलना? अरे ये तो एक अमर बिस्ट की रूप बदलने की क्षमता थी। इसे पानी से धोकर हटाया जा सकता है क्या? अब सारे लड़के अघोरा को घेर कर खड़े हो गए। कोई उसके गाल छू रहा था, कोई उसकी त्वचा को देख रहा था। टीचर निजा, ये तो कमाल है। ये कौन सी स्किन है?
शिलेर ने उंगली गीली करके उसके चेहरे पर रगड़ी, लेकिन रंग जरा भी नहीं बदला। और ये आभा सच में बिल्कुल मृत ऊर्जा जैसी लग रही है। पूरा ग्रुप ऐसे उसके आसपास घूम रहा था, जैसे छोटे छोटे पिल्ले किसी नई चीज को सूंघते हैं। निया ने हल्के से हाथ झाड़ा और बोली, बस अब काफी हो गया, चलने का समय है। जी। सब एक साथ सीधा खड़े हो गए, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा फैसला आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत या शायद एक नया तूफान लेकर आने वाला है। चैप्टर 448। मृत ज्वाला अकेडमी में प्रमुख ने अपने सामने खड़ी निया को हल्की मुस्कान के साथ देखा। बहुत अच्छा, तुम लोग समय पर वापस आ गए। आज सुबह ही निया माइटी स्क्वाड के सभी सदस्यों को सही सलामत लेकर लौट आई थी। प्रमुख ने एक एक करके उन लड़कों को देखा। ऊपर से तो ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ महसूस हो रहा था। उनकी मृत ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसका मतलब ट्रेनिंग बेकार नहीं गई थी। निया हल्का सा मुस्कुराई। मैं अपना वादा हमेशा निभाती हूं। प्रमुख ने संतोष से सिर हिलाया। गुरु कालिक तुम्हें चयन प्रतियोगिता के बारे में पूरी जानकारी देंगे। 7 दिन बाद वो तुम्हें उस शहर में लेकर जाएंगे जहां मुकाबला होगा। मुझे उम्मीद है इस बार तुम लोग मृत ज्वाला अकेडमी के लिए सम्मान जीत कर लाओगे। निया ने सिर झुकाकर कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूं। प्रमुख ने जैसे कुछ याद किया। सुना है तुम रास्ते में एक शुद्ध मृत जीव बच्चा उठा लाई हो। उसकी नजर निया के पीछे खड़े छोटे अघोरा पर गई। उसे पहले ही गुरु कालिक जी से सुनने को मिल चुका था कि ये बच्चा मृत लोक में अपने माता पिता से बिछड़ गया था। निया ने बिना झिझक जवाब दिया, हां। उसने अघोरा की पहचान एक खोए हुए मृत जीव बच्चे की बनाई थी, जिसे वो रास्ते में मिली और अपने साथ ले आई। प्रमुख ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? निया ने हल्के से सिर हिला दिया। इसका माइटी स्क्वाड के साथ अच्छा रिश्ता बन गया है। ये लोग खुद ही चयन प्रतियोगिता के बाद इसके माता पिता को ढूंढना चाहते हैं। अंदर ही अंदर निया हंस पड़ी। अघोरा एक अमर बिस्ट है। उसके माता पिता को वो मृत लोक में कहाँ ढूंढेगी? ये राज किसी भी हालत में सामने नहीं आना चाहिए था। ठीक है। प्रमुख ने ज्यादा जोर नहीं दिया। निया वहां से निकल गई। बाकी लड़के अपने अपने हॉस्टल में जाकर आराम करने लगे और अघोरा को निया खुद उठाकर अपने कमरे में ले गई। बिस्तर पर लेटते ही अघोरा अचानक बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो इधर उधर लुढ़कने लगा। निया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? अघोरा अचानक गंभीर हो गया। मुझे एक एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? उसकी आंखें चमक उठीं। मैं बहुत जल्द जटायु से मिलने वाला हूं। उसके चेहरे पर मासूम और खुश मुस्कान फैल गई। अघोरा और जटायु दोनों निया के कॉन्ट्रैक्टेड जादुई जानवर थे। निया की वजह से दोनों के बीच एक हल्का सा आत्मिक संबंध बना हुआ था। लेकिन जब निया मृत जीव बनी तो जटायु उसके शरीर में रह नहीं सका। तब से अघोरा को उसका एहसास नहीं हुआ था। लेकिन आज उसे वो जानी पहचानी आभा फिर से महसूस हो रही थी। हल्की लेकिन साफ। ये सुनते ही निया एक पल के लिए चौंक गई। उसी समय
मृतलोक के पूर्वी तट पर घने कोहरे के बीच एक विशाल प्रकाश का गोला धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां मौजूद मृत जीवों को उसका जरा भी एहसास नहीं था। वे वैसे ही सुस्त, खाली आंखों से इधर उधर भटक रहे थे। अचानक एक बेचैन कर देने वाली आभा चारों ओर फैल गई। सभी मृत जीव अनजाने में ऊपर देखने लगे, लेकिन आसमान में कुछ भी नहीं था। नीला आकाश और शांति। असल में वहां एक विशाल प्रकाश का गोला मौजूद था, बस वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उस प्रकाश के अंदर लाल कपड़ों में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसकी लाल आंखें नीचे देख रही थीं। लगता है ये हमें देख ही नहीं सकते, उसने दिलचस्पी से नीचे झांकते हुए कहा। उसके पीछे 7 रंगों की चमक से दमकता एक विशाल ड्रैगन बोला, अगर ये मृत जीव देव जाति की सीमा को देख पाते तो हम यहां जिंदा नहीं बचते। और इसी के साथ एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे पर्दा हटाने लगा जो निया की दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाला था। चैप्टर 449। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नहीं, सीधे दुश्मन हैं। मृतलोक में अलग अलग अकेडमियों की सिलेक्शन प्रतियोगिता आखिरकार शुरू होने वाली थी। करीब 1000 अकेडमियां आखिरी वक्त पर रवाना हुई और अपनी अपनी टीमों को लेकर मृतलोक के सबसे बड़े शहर ड्रीम सिटी की ओर बढ़ चलीं। हिडन ड्रीम सिटी मृतलोक का केंद्रीय शहर था, जिसका क्षेत्रफल बाकी बड़े शहरों से 10 गुना से भी ज्यादा था। यहीं पर मृत जीव जाति का शासक मृत प्रभु निवास करता था। इस बार प्रतियोगिता सीधे हिडन ड्रीम सिटी में रखी गई थी, जिससे साफ जाहिर था कि मृत प्रभु इस प्रतियोगिता को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा था। हर अकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स यहां पहुंचे थे। हर प्रतियोगी पूरी तरह सतर्क था, जैसे कोई भी पल जंग में बदल सकता हो। गुरु कालिक जी मृत ज्वाला अकेडमी की टीम के सारे मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। निया माइटी स्क्वाड को लेकर उनके साथ हिडन ड्रीम सिटी पहुंची। शहर के मृत जीव गार्ड्स ने पहले से ही उनके रहने का इंतजाम कर रखा था। मृत लोक की सेना के कमांडर इन चीफ होने के नाते गुरु कालिक जी ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनकी व्यवस्था और भी बेहतर करवा दी और सीधा सबसे बड़े सराय में ठहराया। इस प्रतियोगिता के दौरान हिडन ड्रीम सिटी के सारे सराय सिर्फ प्रतियोगियों के लिए ही खुले थे। लेकिन जैसे ही माइटी स्क्वाड उस सराय में पहुंची, किस्मत ने एक खेल खेल दिया। उनकी टक्कर सीधे एक पुराने जान पहचान वाले से हो गई। काले कपड़ों में खड़ा फरजंद अपने साथियों के साथ सराय की पहली मंजिल पर खड़ा था और सामने से आती हुई निया और उसकी टीम सीधे उसी से टकरा गई। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए हवा जैसे जम गई। फरजंद की आंखों में हल्की हैरानी चमकी। जाहिर था अंधकार वन में हुई उनकी मुलाकात दोनों के दिलों में गहराई से बैठी हुई थी। उसने हल्का सा भौंहे सिकोड़कर गुरु कालिक जी की ओर देखा, फिर बिना कुछ बोले अपने साथियों के साथ चुपचाप वहां से निकल गया। फरजंद के जाते ही शिलेर ने हैरानी से पूछा, गुरु कालिक जी, क्या रॉयल अकेडमी की टीम भी यहीं रह रही है? गुरु कालिक जी हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, रॉयल अकेडमी की टीम काफी ताकतवर है। वही तुम्हारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होंगे। सावधान रहना। उन्हें ये नहीं पता था कि माइटी स्क्वाड और रॉयल अकेडमी पहले ही अंधकार वन में भिड़ चुके हैं और लगभग जानलेवा लड़ाई हो चुकी थी। वो तो बस यूं ही मजाक में कह रहे थे, लेकिन शिलेर के होंठ हल्के से फड़क उठे। वो बुदबुदाया, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नहीं, सीधे दुश्मन हैं। हम, गुरु कालिक जी ने नजर डाली और शिलेर तुरंत चुप हो गया, सिर झुका लिया। जल्दी ही रहने का सारा इंतजाम हो गया। गुरु कालिक जी और जनरल सालार जी को पूरे प्रतियोगिता की सुरक्षा संभालनी थी, इसलिए माइटी स्क्वाड को छोड़कर वो तुरंत वहां से चले गए।
जैसे ही गुरु कालिक जी गए, माइटी स्क्वाड का असली रंग बाहर आ गया। शिलेर ने मुंह बनाते हुए निया की तरफ देखा। प्रमुख, क्या हम सच में यहीं रहने वाले हैं? अंधकार वन से लौटने के बाद इन शरारती लड़कों ने निया को टीचर कहना छोड़कर प्रमुख कहना शुरू कर दिया था। निया को ये सुनकर हमेशा अजीब सा लगता, जैसे वो कोई डाकुओं की सरदार बन गई हो। उसने भौं उठाकर पूछा, तो और कहाँ? शिलेर ने परेशान होकर सिर खुजलाया। लेकिन आपको डर नहीं लगता कि हमारा उन लोगों से झगड़ा हो जाएगा? उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी साफ दिख रही थी। अंधकार वन में जो हुआ था वो कोई भूलने वाली बात नहीं थी। वो लोग लगभग फर्जंद के हाथों मर ही गए थे, और अब वही दुश्मन उसी सराय में रह रहे थे। अगर रोज आमना सामना हुआ तो लड़ाई तो पक्की थी। निया ने हल्की मुस्कान के साथ सबको देखा। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन भीतर कहीं गहरी चालें चल रही थीं। अगर वो लड़ाई चाहते हैं तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में ठंडा आत्मविश्वास झलक रहा था। और उसी पल सराय के दूसरे छोर पर कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था। क्या अगली मुलाकात सिर्फ नजरों तक सीमित रहेगी, या इस बार सच में खून बहने वाला है? चैप्टर 450। जालिम, क्या तुम मुझे लेने आ गए हो? निया ने उन जोश से भरे लड़कों की तरफ एक नजर डाली जिनकी लड़ने की भावना पूरी तरह भड़क चुकी थी, और हल्के से बोली, लड़ सकते हो, लेकिन हारना मत। अगर हार गए तो गर्दन साफ करके मेरा इंतजार करना, मैं खुद काट दूंगी। उसकी ये बात सुनकर माइटी स्क्वाड के सारे लड़के हंस पड़े। प्रमुख, आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। ध्यान से देखना, इस बार हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। हंसी और आत्मविश्वास के साथ वो सब बोल रहे थे। आसपास से गुजर रहे मृत जीव ये सब देखकर हैरान रह गए। इतनी ऊर्जा, इतनी जिंदादिली, ये सब उनके बीच बहुत ही दुर्लभ था। मृत जीव आमतौर पर चुप, उदास और बेजान होते थे। ऐसा खुशहाल माहौल उनके लिए लगभग अनसुना था। निया हल्का सा मुस्कुराई। कम बोलो, ज्यादा करो। अगर प्री सिलेक्शन में भी नहीं पहुंचे तो बस अपनी मौत का इंतजार करना। मृत्यु वन में बिताए दिनों के दौरान माइटी स्क्वाड के इन लड़कों का उसके साथ व्यवहार धीरे धीरे बदल गया था। उसे अनायास ही मंथन ग्रह के अपने साथियों की याद आ गई। शायद जादुई भेड़िए और बाकी लोग भी कासिम के साथ ऐसे ही पेश आते होंगे। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, प्रमुख, सबने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर बाद माइटी स्क्वाड के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे। उनके पास खुद को फिर से संतुलित करने का थोड़ा समय था। निया भी अपने कमरे में लौट आई, लेकिन जैसे ही वो बैठने वाली थी, अचानक उसके शरीर से अघोरा बाहर निकल आया। निया ने माइटी स्क्वाड के सदस्यों से कहा था कि अघोरा प्रतियोगिता के दौरान हिडन ड्रीम सिटी में दिखाई देने के लिए सही नहीं है, इसलिए उसे मृत ज्वाला अकेडमी में छोड़ दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जैसे ही वो अकेडमी से निकली थी, उसने अघोरा को वापस अपने शरीर में बुला लिया था। क्या हुआ? निया ने अघोरा के बेचैन चेहरे को देखते हुए पूछा। पिछले कुछ दिनों से अघोरा कुछ अलग ही लग रहा था। अघोरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और घबराते हुए बोला, मालिक, मुझे जटायु का संदेश मिला है। निया की आंखों में अचानक चमक आ गई। पहले भी अघोरा ने कहा था कि उसे जटायु का एहसास हो रहा है। तब निया को लगा था कि शायद वो भ्रम है, लेकिन इन दिनों वो एहसास और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। अघोरा उत्साह से बोला। जटायु ने कहा, वो और जालिम जी दोनों मृतलोक में आ चुके हैं। मैंने उन्हें बताया कि हम हिडन ड्रीम सिटी में हैं, और उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही यहां पहुंचेंगे।
निया के होंठ हल्के से खुले, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उसे खुद नहीं पता था वो कितने समय से इस मृतलोक में थी। हर रात उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता था, सील को तोड़ना, यहां से निकलना और वापस ड्रैगन महाद्वीप जाना। इसी के लिए उसने खुद को पागलों की तरह ट्रेन किया, अपने अंदर की मृत ऊर्जा को तेजी से बढ़ाया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जटायु और जालिम जी खुद यहां आ जाएंगे। क्या अब वो उनसे फिर से मिल पाएगी? मालिक, अघोरा की आवाज में हल्की घबराहट थी। निया अचानक होश में आई। उसके गालों पर ठंडक थी। उसने हाथ लगाया, उंगलियां भीग चुकी थीं। वो रो रही थी। मालिक, जटायु और जालिम जी हमें ढूंढने आ रहे हैं। आप चिंता मत करो। अघोरा ने धीरे से उसका कपड़ा पकड़ लिया। उसकी मासूम आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मालिक रो रही थी। क्या वो जालिम जी और जटायु को याद कर रही थी? निया ने गहरी सांस ली और आंखों के कोनों से आंसू पोंछ दिए। फिर उसने अघोरा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो उस लंबे, ठंडे, लेकिन अपनेपन से भरे आत्मा को गले लगा रही हो। जालिम, क्या तुम मुझे लेने आ गए हो? और ठीक उसी पल बाहर कहीं दूर आसमान में एक अनदेखी हलचल शुरू हो चुकी थी। मानो अगली मुलाकात सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि तूफान लेकर आने वाली हो। चैप्टर 451। मैं हिडन ड्रीम सिटी में उनका इंतजार करूंगी। अघोरा ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और पूरी कोशिश की कि वो निया को कसकर गले लगा सके। इस दौरान निया के पास बस वही था, और उसी के पास रहकर उसने हर एक दिन निया को बिना रुके ट्रेनिंग करते देखा था। हर पसीने की बूंद, हर दर्द, हर कोशिश, सब उसकी आंखों में जैसे छप गया था। निया ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन अघोरा साफ महसूस कर सकता था। उसके दिल में जो चाहत थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई। वही चाहत उसकी ताकत बन गई थी। वही चाहत उसे हर दिन और मजबूत बना रही थी। वो लगातार नई चीजें सीख रही थी, खुद को और बेहतर बना रही थी, और एक एक करके हर सील को तोड़ रही थी। ये सब सिर्फ वही सह सकती थी। वो किसी को कितना याद करती है, ये सिर्फ वही जानती थी। पहले, चाहे वो इंसान रूप हो, लुवाश रूप हो या ड्रैगन रूप, हर बार उसकी ताकत जागने में, हर सील टूटने में जालिम का हाथ होता था। जालिम की ताकत के सहारे निया की प्रगति तेज से तेज होती चली गई। लेकिन इस बार जब वो मृत जीव बन गई, तो जालिम का साथ कुछ समय के लिए छूट गया। अब उसे सब कुछ खुद करना था। फिर भी उसकी रफ्तार जरा भी धीमी नहीं हुई। अगर माइटी स्क्वाड को ट्रेन करना मेहनत था, तो खुद पर उसकी सख्ती उससे कई गुना ज्यादा थी। सोना और टीम को ट्रेन करना छोड़कर बाकी हर पल वो सिर्फ ट्रेनिंग में डूबी रहती थी। अगर उसका शरीर मृत जीव जैसा खास न होता, तो वो कई बार गिरकर खत्म हो चुकी होती। हर बार जब उसका शरीर जवाब दे देता और वो जमीन पर गिर पड़ती, तो उसके पास सिर्फ एक ही था, अघोरा। वो इतनी मेहनत क्यों कर रही थी? बस एक ही वजह, जल्दी से जल्दी ड्रैगन महाद्वीप लौटना और जालिम और जटायु के पास पहुंचना। मास्टर, बस थोड़ा और इंतजार कर लो, बस थोड़ा सा। पहली बार अघोरा ने देखा उसकी सर्वशक्तिमान मास्टर के अंदर इतना कोमल दिल भी है।
जालिम और जटायु के लिए उसकी चिंता उसके अंदर की कमजोरी को सामने ले आई थी। लेकिन यही जिद उसे सबसे ज्यादा ताकतवर भी बना रही थी। जटायु और बाकी अब कहाँ हैं? निया की आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। वो जालिम का नाम तक लेने से डर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका दबा हुआ दर्द पूरी तरह टूटकर बाहर न आ जाए। उन्होंने मृत लोक की सीमा पार कर ली है और सीधे हिडन ड्रीम सिटी की तरफ आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगेंगे। अघोरा ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निया को कैसे संभाले। बस उसे पकड़कर खड़ा रहा। 5 दिन, निया ने धीरे से दोहराया। हाँ, बस 5 दिन। अघोरा, जी मास्टर, मैं यही हूं। जटायु को बता दो। क्या? मैं हिडन ड्रीम सिटी में उनका इंतजार करूंगी। निया ने सिर उठाया। उसकी आंखें फिर से शांत हो चुकी थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई थी। हाँ, अघोरा मुस्कुरा दिया। उसे साफ महसूस हो रहा था निया के दिल की खुशी। उसी समय मृत लोक के आसमान में एक विशाल रोशनी से ढके ड्रैगन की पीठ पर जटायु अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश कर रहा था। खुद को शांत करने के बाद उसने निया का संदेश उस ऊंचे कद वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जो ड्रैगन देव के ऊपर खड़ा था। उसके पतले होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। बस एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के सामने जैसे पूरी दुनिया की चमक फीकी पड़ गई। निया, बस कुछ और दिन मेरा इंतजार करो। लेकिन क्या सच में ये 5 दिन इतने आसान होंगे? या हिडन ड्रीम सिटी में कुछ ऐसा होने वाला है जो इस मिलने को फिर से अधूरा छोड़ देगा? चैप्टर 452। सब महाराज मरकाल को देखने आए हैं। अगर किस्मत से उनकी नजर पड़ गई तो सीधा किस्मत बदल जाएगी। जैसे जैसे और अकादमियों की टीमें हिडन ड्रीम सिटी में दाखिल हो रही थीं, वैसे वैसे पूरा शहर पिछले कुछ दिनों में बेहद चहल पहल से भर गया था। हर गली, हर रास्ता मृत जीवों की भीड़ से गूंज रहा था। इस सिलेक्शन कंपटीशन में सबसे ज्यादा चर्चा में जो टीम थी वो थी रॉयल अकादमी की टीम। ये कोई साधारण टीम नहीं थी। रॉयल अकादमी के टॉप टीचर्स द्वारा ट्रेन की गई और खुद गुरु निशिकांत जी के मार्गदर्शन में बनी हुई एक जबरदस्त टीम। इसलिए हर कोई उनकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। जैसे ही रॉयल अकादमी की टीम यहां आकर ठहरी, एक खबर आग की तरह पूरे हिडन ड्रीम सिटी में फैल गई। आज शाम मृत लोक के युवराज मरकाल खुद इस सराय में आने वाले हैं और गुरु निशिकांत जी से मिलने वाले हैं। मृत लोक को स्थिर करने में मदद करने के बाद गुरु निशिकांत जी रिटायर हो चुके थे और अब रॉयल अकादमी में सम्मानित टीचर बन गए थे। इस समय जिस एक स्टूडेंट को वो सच में गाइड कर रहे थे वो था मृत लोक का युवराज मरकाल। कुछ महीनों पहले मरकाल मृत लोक छोड़कर ड्रैगन महाद्वीप गया था ताकि मृत जीवों की ताकत को फैलाया जा सके। लेकिन कुछ समय पहले ही मरकाल और वो सेना जो 1000 साल पहले ड्रैगन महाद्वीप गई थी, भारी चोट खाकर सबके सब वापस लौट आए। कहाँ जा रहा था
उस हादसे में मरकाल को बहुत गंभीर चोट लगी थी और अभी हाल ही में मृत जीवों के स्वामी की देखरेख में वो ठीक हुआ है। काफी समय से दिखाई न देने वाला मरकाल आज अचानक आने वाला था, तो जाहिर सी बात थी हर कोई उसे देखने के लिए बेताब था। रॉयल अकादमी के सराय के बाहर पूरा रास्ता मृत जीवों से ठसाठस भर गया था। जिधर देखो बस भीड़ ही भीड़। माइटी स्क्वाड के मेंबर्स जब भी अंदर बाहर आते तो उन फालतू भीड़ वालों की नजरें उन्हें ऊपर से नीचे तक कई बार तौल जाती। ये लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं? दरवाजा तो पूरी तरह जाम होने वाला है। झांकीर अभी बाहर से लौटा था और बड़ी मुश्किल से भीड़ को चीरते हुए अंदर घुस पाया। उसकी लंबाई और ताकत काम आ गई, वरना कोई कमजोर बंदा होता तो शायद अंदर आ ही नहीं पाता। शिलेर कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, सब महाराज को देखने आए हैं। अगर किस्मत से उनकी नजर पड़ गई तो सीधा किस्मत बदल जाएगी। झांकीर ने आंखें घुमाईं। अरे, महाराज आएंगे तो उनके गार्ड रास्ता साफ करेंगे ही, तब तो ये सब बाहर खदेड़ दिए जाएंगे ना। शिलेर ने कंधे उचकाए। किस्मत आजमाने में क्या जाता है, हर कोई यही सोचता है। फिर उसने होंठ टेढ़े किए। और वो रॉयल अकादमी वाले लड़के देखे तूने? आज तो घमंड आसमान छू रहा है उनका। ऐसे चल रहे हैं जैसे महाराज उनसे मिलने आ रहे हों। उन्हें लगता है कि गुरु निशिकांत जी उनके हैं, तो जो उनसे मिलेगा वो खुद ब खुद उनसे भी मिल रहा है। झांकीर हंसा। वो हमेशा से ऐसे ही घमंडी रहे हैं। ऐ ना? यहां आए उन्हें 2 दिन हो चुके थे और अब सिर्फ 1 दिन बचा था मुकाबले के शुरू होने में। इन 2 दिनों में माइटी स्क्वाड और रॉयल अकादमी के स्टूडेंट्स कई बार आमने सामने आ चुके थे और हर बार उनका घमंड देखकर मन करता था उन्हें जमीन पर पटककर कूट दिया जाए। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया उन पर कर्जदार हो। अगर प्रमुख न होते तो मैं तो कब का उनसे भिड़ चुका होता। शिलेर ने अपनी बाजू मोड़ी और हाथ कमर पर रख लिया। एकदम मोहल्ले के दबंग गुंडे वाला अंदाज। निया अगर ये देखती तो शायद सिर पकड़ लेती। कहीं न कहीं उसकी ट्रेनिंग का असर थोड़ा उल्टा पड़ गया था। माइटी स्क्वाड अब बाकी जातियों के साथ तो अच्छे थे, लेकिन पूरी टीम का स्टाइल बदल चुका था। जो पहले सीधे साधे और मासूम लड़के थे, अब हर एक पहले से ज्यादा चालाक और अंदर से काले दिमाग वाले बन चुके थे। और ये सब किससे सीखा था उन्होंने? स्पष्ट था, अपने प्रमुख निया से। लेकिन क्या आज शाम जब मरकाल आएगा तब ये भीड़ सिर्फ तमाशा देखेगी? चैप्टर 453। निया ने जाने अनजाने में कुछ सीधे साधे और मासूम नौजवानों को एक ऐसे अंधेरे और चालाक रास्ते पर डाल दिया था जहां से वापसी नामुमकिन थी। झांकीर ने हल्का सा सांस छोड़ते हुए कहा, शांत हो जा, आगे मौके बहुत मिलेंगे। शिलेर ने उसे अजीब नजरों से देखा और भौं उठाकर पूछा, तुझे पता है क्या? झांकीर ने पलटकर देखा। तेरे बोलने का तरीका दिन ब दिन प्रमुख जैसा होता जा रहा है। झांकीर कुछ पल के लिए चुप हो गया, उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। शिलेर ने सिर खुजाते हुए आगे कहा, लेकिन क्या? शिलेर ने होंठ दबाकर मुस्कुराया, आंखों में चालाकी चमक उठी। प्रमुख जितना तू सोचता है उससे भी ज्यादा बेशर्म है। ये कहते हुए वो खुद ही कल्पना करने लगा।
अगर यहाँ निया होती तो शायद ठंडी हंसी के साथ कहती, अरे, एक झुंड अपंगों से लड़ने में क्या रखा है। यहाँ दिमाग से खाली होना भी एक तरह की अपंगता ही मानी जाती थी। झांकीर के मुंह के कोने फिर से हिल गए, जैसे उसे कुछ कहना था, लेकिन वो खुद को रोक गया। उसी समय जब दोनों अपने अंदर के बढ़ते अंधेरे पर अफसोस कर ही रहे थे, बाहर अचानक शोर गूंज उठा। सड़क पर 8 कंकाल घोड़े, जो गहरे सुनहरे कवच में ढके हुए थे, रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर घोड़े पर एक मृत जीव सैनिक बैठा था, गहरे सुनहरे कवच में, हाथ में काली लोहे की तलवार थामे हुए। उनके पीछे 18 ताकतवर मध्यस्तर के मृत जीव एक शानदार पालकी को धीरे धीरे उठाए चल रहे थे। पालकी के दोनों तरफ 2 कतारों में सैनिक चल रहे थे, परत दर परत सुरक्षा घेरे में। सड़क पर मौजूद सारे मृत जीव एक पल में किनारे हट गए, जैसे हवा खुद रास्ता छोड़ दे। पालकी के सामने काले खोपड़ी वाला झंडा हवा में लहरा रहा था। उसकी गहरी सुनहरी किनारी देखते ही हर मृत जीव के दिल में एक अजीब सा डर और सम्मान जाग उठा। धीरे धीरे वो भव्य जुलूस रॉयल एकेडमी की टीम के ठहरने वाले सराय तक पहुंच गया। 8 गार्ड फुर्ती से घोड़ों से उतरे और एक साथ पालकी के सामने आकर खड़े हो गए। सराय के दरवाजे पर रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट पहले से 2 कतारों में खड़े थे, एक एक लाइन दोनों तरफ। बीच में शानदार कपड़ों में, शांत और स्थिर स्वभाव लिए, गुरु निशिकांत जी खड़े थे। अचानक पालकी का पर्दा हिला और अंदर से एक लंबा, सुंदर युवक बाहर निकला, गहरे सुनहरे वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसे देखते ही चारों तरफ से दबी हुई हैरानी की आवाजें उठीं। जैसे ही उस युवक ने सिर उठाया, चारों ओर खड़े सारे मृतजीव एक साथ घुटनों के बल गिर पड़े और एक सुर में चिल्लाए, महाराज मरकाल। मरकाल के चेहरे पर कोई अतिरिक्त भाव नहीं था, ना गर्व, ना खुशी, ना ही कोई रुचि। उसने तो बस एक बार भीड़ की तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। गार्ड्स की सुरक्षा में वो सीधे गुरु निशिकांत जी की तरफ बढ़ा। गुरु निशिकांत जी ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। महाराज, मरकाल ने धीमे स्वर में कहा। गुरु निशिकांत, आपको मुझे झुककर प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। महाराज, कृपया अंदर पधारिए। मरकाल ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों अंदर सराय की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही जो मृत जीव अभी घुटनों पर थे, धीरे धीरे खड़े हो गए और रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स की पीठ को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। इतना करीब महाराज के। उनका भविष्य तो तय ही था, उज्ज्वल और ऊंचा। लेकिन उसी वक्त सराय की दूसरी मंजिल पर निया, जो अभी अभी अपने आने वाले मिलन की बेचैनी को शांत कर पाई थी, धीरे से दरवाजा खोलती है और जैसे ही बाहर कदम रखती है, उसकी नजर सीधी जाकर टकराती है गुरु निशिकांत जी और मरकाल से। वो एक पल के लिए ठिठक गई। मृतलोक में आने के बाद से उसका इस स्प्रिंग रोल राजकुमार से कोई संपर्क नहीं हुआ था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज यहां उनकी मुलाकात हो जाएगी। उधर मरकाल, जो अभी गुरु निशिकांत जी से बात कर रहा था, अचानक जैसे किसी नजर को महसूस करता है। उसकी आंखें हल्की सी ऊपर उठती हैं और दूर खड़ी उस छोटी सी आकृति पर टिक जाती हैं। एक अजीब सी पहचान, जैसे कोई भूली हुई याद, अचानक उसकी आत्मा में लहर बनकर दौड़ गई। उसके शांत चेहरे पर एक हल्की सी दरार आई और उसकी धूसर आंखों में एक अनजानी बेचैनी चमक उठी, जिसे शायद वो खुद भी समझ नहीं पाया। गुरु निशिकांत जी ने यह बदलाव तुरंत नोटिस किया। उन्होंने भौं सिकोड़ कर देखा। मरकाल एकटक उस मृतजीव लड़की निजा को घूर रहा था। उन्होंने धीरे से पुकारा, महाराज। लेकिन उस एक नजर में जो रहस्य छुपा था, वो आने वाले तूफान की शुरुआत जैसा लग रहा था। क्या मरकाल सच में निया को पहचानने वाला है, या फिर कुछ और ही खेल शुरू होने वाला है? चैप्टर 454। मरकाल एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं, आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। वो कौन है? उसने धीमे लेकिन गहरे स्वर में पूछा। गुरु निशिकांत जी ने झुककर आदर से जवाब दिया।
महाराज, वो मृत ज्वाला अकेडमी की टीचर हैं। नाम है निजा। मरकाल का यह अजीब व्यवहार देखकर गुरु निशिकांत जी भी थोड़े हैरान थे। निजा, मरकाल ने नाम दोहराया, जैसे उस शब्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। नाम उसके लिए बिल्कुल अनजान था। चेहरा भी उसकी यादों में कहीं नहीं था। फिर भी निया उसे एक अजीब सी जानी पहचानी एहसास दे रही थी। वो एहसास सीधा उसकी हड्डियों तक उतर रहा था, जैसे उसकी आत्मा पहले ही उसे पहचानती हो। अचानक मरकाल आगे बढ़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निया की कलाई पकड़ ली और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी और उसकी आंखों में सच्ची तलाश छलक रही थी। निया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए सोचा, ये कैसा सवाल है? जितना वो सुन रही थी, ये सवाल कम और कोई पुराना घिसापिटा पटाने वाला डायलॉग ज्यादा लग रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता, निया ने पूरी शांति के साथ जवाब दिया, चेहरा बिल्कुल स्थिर, बिना किसी झिझक के। असल में उसने जो श्राप मरकाल पर पहले डाला था, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए था। जैसे ही मरकाल ने उसका दिया हुआ काम पूरा किया, वो श्राप खुद ब खुद उसके शरीर से गायब हो जाना चाहिए था। यहां तक कि मृतलोक का परमदेव भी उसमें कोई गड़बड़ी महसूस नहीं कर सकता था। निया को साफ याद था, ड्रैगन महाद्वीप के सूर्य कब्रिस्तान में मरकाल पहले ही पुनर्जीवन क्रिया पूरी कर चुका था। तो जैसे ही वो वापस मृतलोक आया होगा, उसके शरीर में छिपा श्राप खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब मरकाल को उसे याद नहीं होना चाहिए था। ऊपर से मृत जीव के रूप में निया का चेहरा उसके इंसानी रूप से बिल्कुल अलग था। नहीं, मरकाल ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। महाराज, गुरु निशिकांत जी की आंखें तो जैसे बाहर ही निकलने वाली थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मरकाल अचानक इस मृत जीव लड़की में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला था कि निया गुरु कालिक की टोली से जुड़ी है, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि इस चयन प्रतियोगिता में रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स माइटी स्क्वाड को निशाना बनाएंगे और गुरु कालिक जी की महत्वाकांक्षा को जड़ से कुचल देंगे। लेकिन अभी मरकाल का निया के इतने करीब आना, ये वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। मरकाल लगातार निया को देखता रहा, उसकी आंखों में झूठ का एक कतरा भी खोजने की कोशिश करता हुआ। जब उसे यकीन हो गया कि सामने वाली लड़की सच बोल रही है, तो उसने धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं और चेहरे पर हल्की निराशा उभर आई। माफ करना, उसने छोटा सा माफी का शब्द छोड़ा और फिर गुरु निशिकांत जी की ओर मुड़ गया। गुरु निशिकांत जी, चलिए अंदर बात करते हैं। ठीक है महाराज। गुरु निशिकांत जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजरें अभी भी चुपके चुपके निया पर ही टिकी थीं। मरकाल और निया के बीच ज्यादा संपर्क ना हो, इस डर से उन्होंने तुरंत मरकाल को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कॉरिडोर में खड़ी निया के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं था, जैसे अभी अभी किसी राजकुमार ने उसे पटाने की कोशिश ही ना की हो। लेकिन पीछे खड़े रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे। उनकी नजरें अब निया पर कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से टिक गई थीं। मृत जीवों के मानकों के हिसाब से निया का रूप काफी आकर्षक था, क्योंकि आमतौर पर मृत जीवों में वो ताजगी, वो जीवंतता नहीं होती जो निया के आसपास फैल रही थी। उसकी आभा सामान्य मृत जीवों से बिल्कुल अलग थी, और यही चीज उनके लिए घातक आकर्षण बन रही थी। यहां तक कि रॉयल एकेडमी के कई लड़कों को ये मानना पड़ा कि ये लड़की, जो उनसे छोटी लग रही थी, वाकई देखने में बहुत सुकून देती थी। तो फिर क्या सच में महाराज मरकाल की नजर उस पर टिक गई है? यह सोचकर सभी स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग और भी उलझ गए, क्योंकि उनके गुरु निशिकांत जी ने तो उन्हें साफ आदेश दिया था, इस प्रतियोगिता में माइटी स्क्वाड को बुरी तरह हराना है। लेकिन अगर मामला दिल का निकल आया, तो ये खेल अब सिर्फ प्रतियोगिता नहीं रहेगा, और शायद आने वाले समय में ये टकराव कुछ ऐसा रूप ले ले जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। चैप्टर 455 मरकाल की चोट। अगर उन्होंने मरकाल की पसंदीदा लड़की के स्टूडेंट्स की पिटाई कर दी,
तो उनका भविष्य। बस यही सोचकर रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स के चेहरे उतर गए। सबके मन में एक ही डर घूम रहा था, कहीं ये चाल उल्टी ना पड़ जाए। उधर झांकीर और शिलेर अपनी भड़ास निकालने के बाद कमरे से बाहर निकले। दरवाजा खुलते ही उन्होंने जो नजारा देखा, सामने शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट्स का एक झुंड खड़ा था और सबके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने जबरदस्ती कड़वी दवा पिला दी हो। उनकी नजरें सीधी निया प्रमुख पर टिकी थीं। बस ये देखते ही झांकीर और शिलेर का दिमाग घूम गया। क्या चाहिए तुम्हें? झांकीर बिना एक पल गवाए आगे बढ़ा और अपने लंबे शरीर से निया को ढाल की तरह ढक लिया। उसके कंधे तन गए, आंखें तेज हो गईं, पूरी तरह रक्षात्मक मुद्रा में। सामने खड़ा फरजंद झांकीर को ऐसे देख रहा था जैसे कुछ समझ ही ना पा रहा हो। उसका पुराना घमंड गायब हो चुका था। अब उसकी आंखों में बस उलझन और हल्की उदासी थी। ये सीधा साधा लड़का इतना परेशान क्यों हो रहा है? उसके मन में सवाल उठा। क्या इसे पता है कि अभी अभी गुरु निशिकांत जी ने मरकाल की बात को ठुकरा दिया था? कुछ पल की चुप्पी के बाद फरजंद ने हल्का सा सिर झुकाया और बोला, चलो वापस चलते हैं। उसने बिना कुछ और कहे अपने साथियों को इशारा किया और पूरा झुंड अचानक पीछे हट गया। झांकीर और शिलेर बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। दोनों के चेहरों पर साफ लिखा था, ये अभी हुआ क्या? प्रमुख, क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? शिलेर ने गुस्से में पूछा, मुट्ठियां भींचते हुए। निया ने हल्की नजर डाली उस पर, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। जाओ, जाकर नहा लो और सो जाओ। उसका लहजा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना कहकर वो आराम से पूरे रौब के साथ वहां से चल दी। पीछे खड़े झांकीर और शिलेर के दिमाग में तो सवालों की पूरी लाइन लग गई थी। निया धीरे धीरे ड्रीम सिटी की दुकानों के बीच घूम रही थी। उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि जटायु और जालिम जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं। इसलिए वो अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती थी। जितनी जल्दी हो सके अपने मृत जीव रक्त की मुहर तोड़नी होगी, तभी वो इस अजीब हालत से बाहर निकल पाएगी। मृत लोक का केंद्रीय शहर होने की वजह से यहां डार्क न्यूक्लियस की कोई कमी नहीं थी, और निया अपनी हुनरमंद उंगलियों की वजह से हड्डी के सिक्कों की अच्छी खासी रकम जुटाकर आखिरकार एक पूरी जादुई अंगूठी भर डार्क न्यूक्लियस खरीदने में सफल हो गई। लेकिन एक बात उसके दिमाग में लगातार चुभ रही थी। अभी कुछ देर पहले मरकाल का व्यवहार, वो सच में अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सच में पहचानता हो, जबकि तर्क के हिसाब से उसके श्राप में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर क्या ये ड्रैगन महाद्वीप के सूर्य कब्रिस्तान वाले हादसे का असर है? उधर सराय के कमरे में गुरु निशिकांत जी और मरकाल आमने सामने बैठे थे। कमरे में हल्की खामोशी फैली हुई थी। मरकाल की आंखें कहीं और ही खोई हुई थीं। उसका ध्यान अब भी निया पर ही अटका हुआ था। वो उस अजीब सी पहचान के एहसास को भूल ही नहीं पा रहा था। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए गुरु निशिकांत जी बोले, महाराज, आपकी तबीयत अब कैसी है? मरकाल ने जैसे झटके से खुद को होश में लाया। उसने नजर उठाकर गुरु निशिकांत जी की तरफ देखा। धन्यवाद गुरु निशिकांत जी, अब मैं काफी बेहतर हूं। गुरु निशिकांत जी ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन चिंता अभी भी चेहरे पर थी। महाराज, आपको सावधान रहना चाहिए। आपके शरीर में जो देव शक्ति बची हुई है वो बहुत अजीब है। उन्होंने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली। अगर हमारे प्रमुख की शक्ति उसे दबा नहीं रही होती तो शायद वो फिर से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। मृत जीवों की खुद को ठीक करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है, लेकिन एक ही ऐसी शक्ति थी जो इस क्षमता को रोक सकती थी, देवों की शक्ति। कुछ महीने पहले मरकाल को ड्रैगन महाद्वीप भेजा गया था, सूर्य कब्रिस्तान में पड़े उच्च स्तर के ड्रैगनों के शवों को पुनर्जीवित करने के लिए। लेकिन
जैसे ही वो अंतिम चरण पर पहुंचा, अचानक एक बेहद शक्तिशाली देव शक्ति उस क्रिया में घुस गई। वो शक्ति सीधे पुनर्जीवन तकनीक की मृत ऊर्जा से टकराई और अगले ही पल धमाका, इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि पूरी जगह हिल गई। देव शक्ति और मृत ऊर्जा का मिलाजुला असर वहां मौजूद सभी मृत जीवों को बुरी तरह घायल कर गया। अगर आखिरी पल में मरकाल के शरीर में मौजूद मृत लोक के प्रमुख की शक्ति सक्रिय होकर सबको वापस मृत लोक में ना ले जाती, तो शायद वो हादसा सिर्फ चोटों तक सीमित नहीं रहता। लेकिन अब सवाल ये है, उस हादसे के बाद बची हुई वही रहस्यमयी देव शक्ति क्या मरकाल की यादों के दरवाजे भी धीरे धीरे खोल रही है, या फिर कोई और बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। चैप्टर 456। तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पुनर्जीवन सफल हो चुका था। फिर भी जिन्हें वापस मृत लोक भेजा गया था, उन मृत जीवों में से बड़ी संख्या में कुछ ही समय बाद मर गए। उस वक्त विस्फोट के बिल्कुल केंद्र में खड़े मरकाल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। दिव्य शक्ति उसके शरीर में पहले ही घुस चुकी थी। अगर उसके पिता मृत जीवों के स्वामी खुद आकर उसे दबा न देते तो मरकाल आज तक जिंदा नहीं बच पाता। मरकाल ने हल्की भारी आवाज में कहा, पिताजी, मुझे पहले ही बता चुके हैं, मैं सावधान रहूंगा। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि पिताजी ने मुझे कहा है कि अधूरी पुनर्जीवन प्रक्रिया के असर के बारे में गुरु निशिकांत जी से सलाह लूं। ड्रैगन महाद्वीप के ड्रैगन कब्रिस्तान में जो हुआ था वो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शायद उस भयानक विस्फोट की वजह से उस दिन की बहुत सी बातें अभी भी उसके दिमाग में धुंधली थीं। गुरु निशिकांत जी ने थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, महाराज, ड्रैगन कब्रिस्तान में आपका पुनर्जीवन प्रयास आखिर किस हद तक पहुंचा था? मरकाल ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे यादों को खींचने की कोशिश कर रहा हो। आखिरी चरण तक उसे हल्का हल्का याद था। अंतिम क्षण में जमीन के नीचे से ड्रैगनों की हड्डियां उफनकर बाहर आ रही थीं। अगर वो प्रक्रिया बस कुछ सेकंड और चल जाती तो वो सारे ड्रैगन पूरी तरह जीवित हो चुके होते। गुरु निशिकांत जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पुनर्जीवन सफल हो चुका था। लेकिन मरकाल के चेहरे पर सुकून नहीं आया। उसने सिर हिलाते हुए धीमे से कहा, लेकिन मुझे उन हड्डी वाले ड्रैगनों की आभा महसूस नहीं हो रही। उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। आमतौर पर जब कोई शुद्ध रक्त वाला मृत जीव किसी को पुनर्जीवित करता है तो उसके और पुनर्जीवित जीव के बीच एक आध्यात्मिक जुड़ाव बन जाता है जिससे वह उन्हें नियंत्रित कर सके। लेकिन मरकाल को उन ड्रैगनों की आत्मा का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। गुरु निशिकांत जी भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर भी हल्की उलझन आ गई। हम सिद्धांत के हिसाब से जब प्रक्रिया आखिरी चरण तक पहुंच गई थी तो वे ड्रैगन पूरी तरह जीवित हो चुके होने चाहिए थे। लेकिन फिर मरकाल को कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? काफी देर सोचने के बाद मरकाल ने खुद ही एक अंदाजा लगाया। क्या वो विस्फोट उन्हें फिर से नष्ट कर गया? उसकी आवाज में संदेह भी था और थोड़ी बेचैनी भी। वो विस्फोट इतना भयानक था कि उसने ड्रैगन महाद्वीप पर मौजूद सभी मृत जीवों को प्रभावित किया था। ड्रैगन कब्रिस्तान में भले ही बहुत सारे हड्डी वाले ड्रैगन थे, लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत के सामने टिक पाना मुश्किल था। और ऊपर से दिव्य शक्ति तो मृत जीवों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उसी शक्ति ने मजबूर किया था कि मृत जीवों के स्वामी को मृत स्थानांतरण तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े ताकि मरकाल और बाकी सबको तुरंत मृत लोक वापस भेजा जा सके। सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो विनाशकारी शक्ति कितनी भयंकर रही होगी। गुरु निशिकांत जी ने आखिरकार गहरी सांस लेकर कहा, शायद ऐसा ही हुआ हो। उन्होंने सिर हिलाया। अगर वो ड्रैगन अभी भी जीवित होते तो आपको जरूर उनका एहसास होता। अब जब आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वे फिर से मर चुके हैं। मरकाल का चेहरा थोड़ा और उतर गया। उसकी आंखों में हल्की ग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। ये काम उसे उसके पिता ने सौंपा था और उसने उसे बिगाड़ दिया। खुद पर नाराजगी उसके दिल में चुपचाप घर कर गई।
गुरु निशिकांत जी ने उसकी हालत देखी तो नरम स्वर में बोले, मेरे स्वामी फिर से ड्रैगन महाद्वीप पर सैनिक भेजने का इरादा रखते हैं ताकि सब कुछ साफ हो सके। महाराज, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मृत जीवों ने ड्रैगन महाद्वीप पर बहुत समय लगाया था, इतनी आसानी से हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। मृत जीवों के स्वामी अब फिर से एक नई सेना भेजने की तैयारी कर रहे थे। पहला, अरसलान से दोबारा संपर्क करके सहयोग जारी रखना, और दूसरा, ड्रैगन कब्रिस्तान के उन हड्डी वाले ड्रैगनों की सच्चाई अपनी आंखों से देखना। मरकाल ने धीरे से सिर हिलाया। पिताजी द्वारा चुने गए सैनिक पहले ही जहाज पर सवार होकर ड्रैगन महाद्वीप के लिए निकल चुके हैं। मुझे यकीन है जल्द ही खबर आ जाएगी। लेकिन मरकाल और गुरु निशिकांत जी को ये बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस कंकाल जहाज की वो बात कर रहे थे, वो रास्ते में ही कुछ महान योद्धाओं से टकरा चुका था जो मृत लोक की तरफ किसी को ढूंढने जा रहे थे। और अब पूरा जहाज गहरे समुद्र की तह में डूब चुका था, जहां उसके सारे मृत जीव मछलियों का खाना बन चुके थे। लेकिन असली सवाल ये है, उन महान योद्धाओं ने आखिर किसे ढूंढने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। चैप्टर 457 वो आ गए हैं। सिलेक्शन प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हो गई थी। मृत लोक की हर एकेडमी की टीम ने मुकाबले के पहले दिन में कदम रख दिया था, लेकिन निया मैच देखने नहीं गई। शाम होते होते माइटी स्क्वाड के सारे सदस्य जीत की खबर लेकर वापस लौटे। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा जीत की चमक थी। इस जीत में कोई खास चौंकाने वाली बात नहीं थी। वापस आने के बाद लड़के थोड़ी देर तक हंसते-पतियाते रहे, फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। पूरा प्रीसिलेक्शन करीब एक हफ्ते तक चलने वाला था। 7 दिन बाद सिर्फ 8 टीमें फाइनल राउंड के लिए चुनी जाती। गुरु कालिक जी ने भी समय निकालकर माइटी स्क्वाड के लड़कों का हालचाल पूछा, कुछ सवाल किए, उनकी हालत परखते हुए सिर हिलाया और फिर चुपचाप चले गए। उनके चेहरे पर हल्की संतुष्टि थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये बच्चे फाइनल तक जरूर पहुंचेंगे। इधर सराय के अंदर माइटी स्क्वाड और मृत लोक की शाही एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच जीत की खबरें लगातार फैल रही थी। दोनों टीमों के बीच एक अनकही टक्कर शुरू हो चुकी थी। कोई भी यहाँ हार मानने को तैयार नहीं था। ऊपर से सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर माहौल ऐसा उबल रहा था जैसे समुद्र के नीचे छुपी हुई लहरें ज्वार बनकर उठने को तैयार हों। हर प्रतियोगी के अंदर जोश भर चुका था। माइटी स्क्वाड की प्रमुख होने के नाते निया भी अब पहले से ज्यादा तनाव में थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो अपने कमरे में ही बंद रही, लगातार अभ्यास करती रही और हर पल समय का हिसाब लगाती रही। 5वें दिन की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, धड़ाम, निया अचानक बिस्तर से उठ बैठी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। वो पूरी रात सो ही नहीं पाई थी। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बाहर झांकते हुए उसने धीमी आवाज में पुकारा, अघोरा। अघोरा तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी ओर देखते हुए शांत खड़ा रहा। निया के होंठ सूख गए थे, गला भारी हो चुका था। वो आ गए हैं? अघोरा ने हल्का सा सिर झुकाया, धीमे से बोला, हाँ। बस इतना सुनते ही निया की सांस जैसे रुक गई। उसका पूरा शरीर अचानक जकड़ गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया, कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। उसने धीरे से खिड़की खोली। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसकी सांस और भी भारी होती जा रही थी। उसकी आंखें बाहर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी पीछे से हल्की सी आहट आई। निया का शरीर तुरंत सख्त हो गया और फिर एक आवाज जो उसने ना जाने कितनी बार अपने सपनों में सुनी थी। निया। उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो झटके से पलटी और सामने वही चेहरा जिसे उसने अनगिनत बार अपने सपनों में देखा था, अब सच में उसकी आंखों के सामने खड़ा था। जालिम। उसकी आवाज कांप रही थी। वो हमेशा खुद को शांत समझती थी, लेकिन इस पल वो बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दरवाजे पर खड़ा जालिम, वही चेहरा, वही रौब, लेकिन इस बार उसकी सुनहरी आंखों में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। उनमें कुछ और था, कुछ नरम, कुछ गहरा,
वो धीरे धीरे एक एक कदम निया की ओर बढ़ा। उसकी बाहें खुल गईं, जैसे वो उसे अपने सीने से लगाने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसका हाथ निया को छूने वाला था, झिलमिल दोनों के बीच अचानक हल्की सी रोशनी चमकी। अगले ही पल, आह! निया का शरीर झटके से कांप उठा। उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई, जैसे करंट लग गया हो। जालिम के हाथ हवा में ही रुक गए। दरवाजे पर खड़ा धरा ड्रैगन तुरंत आगे बढ़ा और उसने जालिम का हाथ पकड़ लिया। वो भौहें सिकोड़ते हुए बोला, वो अब मृत जीव है। तुम्हारी शक्ति वो सह नहीं पाएगी। उसकी आवाज में सख्ती थी। जालिम जैसे होश में आया। उसकी आंखें निया पर टिक गईं, जो बस एक कदम दूर खड़ी थी। दर्द से हल्का सा झुकी हुई, उसके दिल में जैसे कुछ टूट गया। इतना पास, फिर भी उसे छू नहीं सकता था। उसका पास आना उसके लिए दर्द बन चुका था। कुछ पल बाद, जब दर्द थोड़ा कम हुआ, निया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अनगिनत भाव थे, हैरानी, खुशी, दर्द, सब कुछ एक साथ। जालिम? लेकिन उसे क्या पता था, ये मुलाकात जितनी भावुक थी, उतनी ही खतरनाक भी बनने वाली थी। अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था, जो इन दोनों की किस्मत को फिर से बदल देने वाला था। चैप्टर 458। मुझे फिर से छोड़कर क्यों चली गई? तुम बहुत बड़ी झूठी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जालिम की आवाज बहुत ही नरम थी, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं उसकी आवाज से ही निया घबरा न जाए। निया ने अपने होंठ हल्के से काट लिए। अभी जो दर्द हुआ था, वो इतना अचानक था कि उसका दिल अभी तक संभल नहीं पाया था। ड्रैगन देव की बात उसने साफ साफ सुन ली थी, इसलिए वो जानती थी कि इस वक्त वो जालिम के पास नहीं जा सकती। देव जाति की शक्ति मृत जीवों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, चाहे जालिम ने अपनी ताकत को जितना भी दबा रखा हो। लेकिन एक देव का सिर्फ मौजूद होना ही एक मृत जीव को चोट पहुंचाने के लिए काफी होता है। और ऊपर से जालिम कोई साधारण देव नहीं था, वो युद्ध देव था, परम देव के बाद सबसे शक्तिशाली। ऐसे में निया उसके पास कैसे जा सकती थी? मास्टर, जटायु धीरे धीरे जालिम के पीछे से बाहर आया। उसकी आंखों में चाहत साफ दिख रही थी। वो भागकर निया की बाहों में जाना चाहता था, लेकिन अभी जो हुआ था, उसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। क्या उसकी शक्ति भी निया को दर्द देगी? जटायु, जालिम ने अचानक कहा। जी, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। जटायु एक पल के लिए चौंक गया। उसके कदम रुक गए, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ा। निया ने उसकी सावधानी भरी चाल देखी और उसका दिल कस गया। जटायु निया के पास आकर खड़ा हो गया। उसने काफी देर तक हिम्मत जुटाई, फिर धीरे से अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और बहुत ही हल्के से निया की छोटी उंगली पकड़ ली। साथ ही उसने सिर उठाकर निया के चेहरे को गौर से देखा। जैसे ही उसे थोड़ा सा भी दर्द दिखता, वो तुरंत पीछे हट जाता। लेकिन उसकी आंखों में जो दिखा, वो दर्द नहीं, एक हल्की सी मुस्कान थी। बस उसी पल जटायु का सब्र टूट गया। वो सीधे निया की बाहों में कूद पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तुमने ऐसा कैसे किया? कैसे कर दिया तुमने? मुझे फिर से छोड़कर क्यों चली गई? तुम बहुत बड़ी झूठी हो। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। निया बस उसे कसकर अपने सीने से लगाए रही, जैसे उसी आलिंगन में वो अपनी सारी माफी दे रही हो। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता, तो वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाती। इन कई महीनों में उसने भी बहुत कुछ सहा था। एक तरफ अघोरा खड़ा था, उसकी आंखें भी हल्की लाल हो चुकी थी। जटायु के मुकाबले वो खुद को थोड़ा खुशकिस्मत मान रहा था, क्योंकि अंधकार तत्व की वजह से वो हमेशा निया के पास रह पाया था। देव जालिम, यहाँ के मृत जीव, वो अघोरा ने अपनी नाक पोंछी। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, इतना बड़ा हंगामा, क्या सराय के बाकी मृत जीवों को पता चल जाएगा? जालिम ने हल्के से सिर हिलाया। सीमा, जैसे ही वो कमरे में आए थे, जालिम ने पूरे कमरे को पहले ही एक अदृश्य बाधा से ढक दिया था। जटायु काफी देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज पूरी तरह बैठ गई और आखिरकार वो निया की गोद में ही सो गया। निया बिस्तर पर बैठी थी, जटायु को सीने से लगाए हुए, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी जालिम से हट नहीं रही थी। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या यहाँ के मृत जीव तुम्हें ढूंढ नहीं लेंगे? उसने धीरे से पूछा। जालिम ने शांत भाव से सिर हिलाया।
तभी दरवाजे पर खड़े ड्रैगन देव ने गहरी सांस ली और बोला, इसे तुमसे मिलने की इतनी जल्दी थी कि इसने मुझे दिन रात उड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। इतना शक्तिशाली ड्रैगन देव, और उसे किसी ने सवारी बना लिया था। और सबसे दुख की बात, वो इसका विरोध भी नहीं कर सकता था। जालिम ने शांत आवाज में कहा, ड्रैगन महाद्वीप का मामला सुलझ चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर पर लगा सील भी जल्द ही पूरी तरह खुल जाएगा। इसलिए वो उसे लेने आया था। निया ने अपने होंठ भींच लिए और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। ड्रैगन अब स्थिर हो गए हैं। मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? जालिम ने एक नजर ड्रैगन गॉड की तरफ डाली। ड्रैगन देव ने फिर से लंबी सांस छोड़ी। क्या ये खुद नहीं बता सकता? मुझे ही हर बार बोलना पड़ेगा क्या? उसके चेहरे पर साफ लिखा था। आखिर वो एक उच्च देव था, कोई सेवक नहीं। लेकिन यहाँ उसकी हालत कुछ और ही थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। ड्रैगन महाद्वीप पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने जालिम को खुद यहाँ आने पर मजबूर कर दिया? चैप्टर 459। उन्हें सच में पुनर्जीवित किया गया। ड्रैगन की आत्मा के साथ। ड्रैगन देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरसलान को युद्ध देव ने मार दिया। उसके सारे आदमी अब बिना नेता के रह गए थे और हमने सबको काबू में कर लिया। अभी के लिए ड्रैगन महाद्वीप पूरी तरह शांत है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी बेपसी थी। वो ड्रैगन जाति का प्रमुख था, लेकिन जालिम के सामने अब बस एक साथी बनकर रह गया था। उस दिन आखिर हुआ क्या था? निया ने धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर हल्की राहत थी, ये जानकर कि ड्रैगन सुरक्षित हैं। ड्रैगन देव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता? निया ने सिर हिला दिया। अब ड्रैगन देव उसे और भी अजीब नजरों से देखने लगा। उस दिन कंकाल ड्रैगनों का पुनर्जीवन आखिरी चरण तक पहुंच चुका था। साफ कहूं तो उनका पुनर्जीवन सफल हो गया था। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। ड्रैगन कब्रिस्तान में मौजूद लाखों उच्च स्तर के ड्रैगन सब वापस जीवित हो गए थे। उसकी आंखों में जैसे पुराने जख्म ताजा हो गए। देव और दानवों की उस भयानक लड़ाई में वो सबसे पहले मारा गया था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके बाद की लड़ाई कितनी भयानक रही। लेकिन जब उसने ड्रैगन कब्रिस्तान में उन पुनर्जीवित ड्रैगनों को देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था। वो लड़ाई बेहद भयानक थी। अनगिनत उच्च स्तर के ड्रैगन मारे गए, अनगिनत घायल हुए, कई युद्ध के नीचे कुचल दिए गए। उनकी हड्डियां पूरी दुनिया में बिखर गईं। युद्ध खत्म होने के बाद कुछ किस्मत वाले ड्रैगन अपने साथियों की हड्डियां उठाकर ड्रैगन महाद्वीप लाए और उन्हें ड्रैगन कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन ज्यादातर वहीं युद्ध भूमि में हमेशा के लिए रह गए। फिर भी ड्रैगन कब्रिस्तान में हड्डियों की संख्या इतनी थी कि कल्पना करना भी मुश्किल था। लाखों उच्च स्तर के ड्रैगन कंकाल एक साथ पुनर्जीवित हो गए। पूरा कब्रिस्तान उनसे भर गया था। इतनी बड़ी संख्या निया के लिए सोच पाना भी मुश्किल था। तो मृत जीवों की योजना सफल हो गई? निया की आवाज में हल्की निराशा झलक गई। उसने इतने समय तक उनकी योजना रोकने के लिए मेहनत की थी, लेकिन आखिरी पल में सब बेकार हो गया। अगर वो आखिरी तक टिक पाती, अगर उसके अंदर का मृत रक्त उस समय जागा न होता, तो शायद वो मरकाल को कंट्रोल करके सब बर्बाद कर सकती थी। लेकिन अब निया के पास शब्द नहीं थे। ड्रैगन देव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक तरह से हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्या मतलब? निया चौंक गई। ड्रैगन देव ने उसे गौर से देखा। तुम्हें पता है, जब तुम्हारा मृत रक्त जागा था तब क्या हुआ था? निया ने फिर सिर हिला दिया। वो उस वक्त बेहोश हो गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। ड्रैगन देव ने लंबी सांस ली। ड्रैगन कब्रिस्तान के सारे ड्रैगन
कंकाल ड्रैगन तो बन गए, लेकिन उसने थोड़ी देर रुककर कहा, उनके अंदर वही चेतना थी जो उनके जिंदा रहते समय थी। निया की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें सच में पुनर्जीवित किया गया, ड्रैगन की आत्मा के साथ। वो मृत जीवों के कठपुतली नहीं बने। ये कैसे हो सकता है? निया के चेहरे पर पूरा हैरान भाव था। वो हमेशा से इसलिए उस योजना को रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि ये कंकाल ड्रैगन मृत जीवों के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अब उसे बताया जा रहा था कि वो अपनी आत्मा के साथ वापस आए हैं। ये तो पुनर्जन्म था। उनके पास अपनी आत्मा थी, लेकिन शरीर अब सिर्फ हड्डियों का था। वो अब किसी चीज के सामने कमजोर नहीं थे। ये असली पुनर्जन्म था। लेकिन मृत जीवों का पुनर्जीवन जादू कभी भी किसी ड्रैगन की असली आत्मा वापस नहीं ला सकता। ड्रैगन देव ने निया की आंखों में सीधे देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि उन्हें मृत जीवों ने नहीं, बल्कि तुमने पुनर्जीवित किया है। निया का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। अगर ये सच है, तो क्या वो अनजाने में एक ऐसी शक्ति को जगा चुकी है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है? चैप्टर 460। अगर तुम मर गई तो उनकी आत्मा और शरीर फिर से अलग हो जाएंगे। निया की आंखें पूरी तरह फैल गईं, चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। ड्रैगन भगवान ने बिना झिझक सिर हिलाया, उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। तुम इंसानों में एक कहावत होती है ना, अगर मन से फूल को सींचो तो वो नहीं खिलता, लेकिन यूं ही लगाया गया पेड़ छाया बन जाता है। बस वही बात है ये। वो थोड़ा आगे बढ़ा, हाथ पीछे बांधते हुए समझाने लगा। तुम्हारे शरीर में जालिम की दिव्य शक्ति थी, और उसी आखिरी पल में तुम्हारे अंदर का मृत जीव रक्त अचानक जाग गया। पुनर्जीवन के इस जादू का असली केंद्र होता है मृत ऊर्जा का स्रोत। उस समय तुम्हारी शक्ति मरकाल से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उसी वजह से पूरा पुनर्जीवन जादू चक्र तुम्हारी आत्मिक शक्ति को उन सभी हड्डी ड्रैगनों के अंदर भरने लगा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। लेकिन तुम्हारी मृत ऊर्जा शुद्ध नहीं थी। जिस पल तुम जागी, तुम्हारे अंदर की मृत ऊर्जा और दिव्य शक्ति आपस में टकराईं, और एक भयानक विस्फोट हुआ। वो हाथ से हवा में जैसे उस टक्कर को दिखाते हुए बोला। उस ताकत ने ना सिर्फ तुम्हारी मृत ऊर्जा को उन हड्डी ड्रैगनों तक पहुंचाया, बल्कि उसमें दिव्य शक्ति भी घुल गई। मृत जीवों की शक्ति आत्मा को वापस नहीं ला सकती, लेकिन देवों की दिव्य शक्ति वो ये कर सकती है। निया चुप खड़ी सुन रही थी। सांस भी जैसे हल्की हल्की चल रही थी। ड्रैगन भगवान की आवाज अब उत्साह से भर गई। इन दोनों ताकतों के टकराव से तुमने सिर्फ एक झटके में उन सभी हड्डी ड्रैगनों को जिंदा नहीं किया, बल्कि उनकी आत्माओं को भी वापस बुला लिया। वो खुद हैरान था, आंखों में चमक थी। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मृत जीव लाश को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो बस कठपुतली बनती है। और देव आत्मा को शांति दे सकते हैं, लेकिन शरीर वापस नहीं ला सकते। वो धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। ये दोनों ताकतें एक साथ कभी रह ही नहीं सकती, एक दूसरे को तुरंत खत्म कर देती हैं। फिर उसने निया की तरफ देखा, जैसे कोई चमत्कार देख रहा हो। लेकिन तुमने इस नामुमकिन चीज को मुमकिन बना दिया। निया का दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने मृत जीव की शक्ति से शरीर को जिंदा किया, और दिव्य शक्ति से उनकी आत्माओं को वापस बुलाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। ये असली पुनर्जन्म है। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। निया के होंठ हल्के से खुले रह गए। मैं
मैंने उन्हें वापस जिंदा किया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे खुद को ही यकीन नहीं हो रहा। उसने हल्के से जालिम की तरफ देखा। जालिम ने बस शांत भाव से सिर हिला दिया। धत, निया ने सिर पकड़ लिया। आधी हंसी, आधी हैरानी उसके चेहरे पर थी। मेरे पास ऐसा भी कुछ है। वो समझ ही नहीं पा रही थी, हंसे या रोए। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला, फिर बोली, तो अब वो बाकी ड्रैगनों के साथ हैं? अगर वो सच में पुनर्जन्म ले चुके हैं, तो अब वो मृत जीवों के गुलाम नहीं होंगे। ड्रैगन भगवान मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व और राहत साफ दिख रही थी। वो भी ड्रैगन हैं, और अब वो हमारे नायकों में गिने जाते हैं। उसने थोड़ा झुककर गंभीरता से कहा, निया, मैं उन सभी पुनर्जीवित ड्रैगनों की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। अगर तुम नहीं होती, तो उन्हें कभी इस दुनिया में लौटने का मौका नहीं मिलता। उसकी आवाज में सच्चा सम्मान था। वो साथी, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जो दानव जाति के खिलाफ खड़े हुए, वो सब वापस आ गए। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। ड्रैगन जाति की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। निया ने धीरे से लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। लेकिन तभी ड्रैगन भगवान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन एक और बात है। निया ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? ड्रैगन भगवान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि उन हड्डी ड्रैगनों को तुमने पुनर्जीवित किया है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया। अगर तुम मर गई, तो उनकी आत्मा और शरीर फिर से अलग हो जाएंगे। उसकी आवाज भारी हो गई, और वो दोबारा मृत जीवों की कठपुतली बन जाएंगे। लेकिन इस बार कोई उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर पाएगा। एक एक शब्द जैसे दिल में उतर रहा था। वो हमेशा के लिए बिना दिमाग वाले, हिलडुल भी ना पाने वाले कंकाल बन जाएंगे। निया की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। उसकी सांस रुक सी गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, और शायद आने वाला फैसला पूरी ड्रैगन जाति की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन असली सवाल अब ये था, क्या निया खुद को बचा पाएगी, या उसकी मौत एक पूरी सेना को फिर से अंधेरे में धकेल देगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी।